नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान इजरायल युद्ध में मोदी प्लान असरदार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा। महाबहस में कुछ सवाल भी खड़े करेंगे और यह भी बताएंगे कि किस तरह देश का विपक्ष सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ सरकार क्या दावे कर रही है। लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। इन जटिल समस्याओं में प्रधानमंत्री मोदी और भारत का योगदान मैं समझता हूं सराहनीय इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ने बार बार सभी मुल्कों से अपील की है कि युद्ध को खत्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोई तीसरा मुल्क यही कह सकता है और कुछ कह भी नहीं सकता। कांग्रेस को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं। बस चुनाव चुनाव चुनाव। क्या देश के लोगों की चिंता नहीं करोगे? कांग्रेस को इस स्वार्थी सियासत के लिए केरलम के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पाप कर रहे हो। जिन्होंने विकास किया नहीं सत्ता में रहते हुए, इसके कारण सत्ता से बेदखल हो गए 2017 में और बार बार कोशिश कर रहे हैं, वापसी नहीं हो रही है। तो केवल हमारे प्रचार से नहीं, जनता समझती है समाजवादी पार्टी का चरित्र। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार के समय को याद करती है तो कहाँ फूटती है जब? ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपने इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। तो दुनिया के सबसे खतरनाक टकरावों में से एक तरफ अमेरिका और इजरायल, दूसरी तरफ ईरान, मिसाइलें, धमकियां और युद्ध का बढ़ता दायरा। पूरी दुनिया में बेचैनी, अनिश्चितता, डर। लेकिन इस वैश्विक उथल पुथल के बीच एक देश है जो न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखे हुए है बल्कि तीनों ताकतों के साथ अपने रिश्ते भी मजबूती से बनाए हैं, और वो देश है भारत। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि विरोधी भी मोदी की इस रणनीति के समर्थन में दिख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार, शशि थरूर, आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने भी माना कि मोदी सरकार की कूटनीति असरदार साबित हुई है। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत की मल्टी अलाइनमेंट रणनीति आज के दौर की सबसे सफल विदेश नीति बन गई है? क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत है? आज इसी पर हम महाबहस करने जा रहे हैं। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे बीच में हैं। रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी पैनलिस्ट का। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं। खाड़ी में युद्ध वाला तनाव, कारगर भारत का दाव। जबरदस्त तरीके से वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है, और ऐसा युद्ध जिसका नतीजा कब निकलेगा ये शायद इस वक्त कोई भी नहीं बता सकता। विश्व में तनाव बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की जो आपूर्ति है वो विश्व में सुचारू नहीं हो पा रही। लेकिन ऐसे में तीनों ही देश जो युद्ध में इन्वॉल्व हैं मेजरली, भारत उनके साथ संबंध कैसे बनाए हुए, भारत के काम आखिर कैसे हो रहे हैं? मोदी ने निभाया सबका साथ, विरोधी भी बोले बड़ी बात। अब ये बात केवल भाजपा के प्रवक्ता कहते, भाजपा के नेता कहते, सरकार के मंत्री कहते, लेकिन विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता इस बात को बोल रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध में मोदी प्लान असरदार, क्या हमारी कूटनीति कामयाब रही है? क्या भारत अपने सभी आर्थिक हित सुनिश्चित करने में सफल रहा है? यह बड़ा सवाल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। कपिल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे जुड़ेंगे उनसे भी यही सवाल रहेगा। तो जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इजरायल है, अमेरिका है और ईरान है, तीनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज इस वक्त सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना हुआ है। जिसको उसकी एक्सेस है उस देश की मुश्किलें थोड़ी कम हो रही हैं, जिसको एक्सेस नहीं है या बड़ा टोल देना पड़ रहा है वो मुसीबत में है। लेकिन भारत तीनों के साथ रिश्ते बनाए हुए, कुल मिलाकर भारत अपने काम हर तरफ से करवा रहा है, चाहे वो लोगों को वहां से निकालने की बात हो, धीरे धीरे आ रहे हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आज भी एक जहाज आया है, और युद्ध का ऐसा असर, जिस तरह के एनर्जी लॉकडाउन आसपास के पड़ोसी देशों ने लगाए हैं, अभी तक हमारे देश में नहीं लगे हैं। तो आप ये मानते हैं
कि क्या भारत अपनी कूटनीति या विदेश नीति या आर्थिक हित सुनिश्चित करने में सफल रहा है? देखिए, भारत एक पांचवी महाशक्ति है और मुसलसल तरीके से हम लोगों ने अपना रिजर्व जो रखा है, आज वो काम आ रहा। लेकिन जहां तक मोदी जी की नीति का सवाल है, उन्होंने तीनों को साध रखा है, तो ऐसा नहीं। अगर उन्होंने ईरान को साधा होता तो हमारे आज भी 23 जहाज वहां पर खड़े हैं, क्यों नहीं आ जा रहे हैं रोज? आप मुझको बताओ कि क्यों नहीं आ जा रहे हैं? जो एलपीजी के गैसेस आती हैं, वो एलपीजी का भंडारण हमारे पास तो केवल 2 जगहों पर है, वो भी 2.8 मिलियन टन ही है, यानी 1.5 दिन की गैस हम रख सकते हैं। कच्चा तेल तो हम परिशोधित करके रख सकते हैं, हम पेट्रोल रख सकते हैं, डीजल रख सकते हैं, केरोसिन ऑयल रख सकते हैं, कराइल रख सकते हैं, लेकिन ये एलपीजी को तो नहीं रख सकते। और किसने कह दिया कि इमरजेंसी नहीं लगी हुई है ऊर्जा की? पहले 21 दिन, फिर 25 दिन और अब 35 दिन पे आप गैस बुक करा रहे हैं और 10 दिन बाद गैस आ रहा है। ये कहानी है। तो सब कुछ चंगा है, कटौती में गंगा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक बात और कहेंगे आपको, ईरान ने बहुत साफ कहा है कि भारत हमारा पुराने समय से ऐतिहासिक मित्र रहा है और भारत के लोगों के साथ हम खड़े हैं, भारत की पीड़ा के साथ खड़े हैं, इसलिए वो भारत को देख रहा है। और भारत को क्यों देख रहा है? वो मोदी जी के साथ नहीं खड़ा है। माफ कीजिएगा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या भारत देश के साथ हूं। वो भारत देश के मतलब इसका क्रेडिट मोदी सरकार को नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी वजह से डिसएडवांटेज है। जहां हॉर्मुज से रोज चीन के और रशिया के जहाज निकल रहे हैं, हमारा तो हफ्तों में एक आ रहा है। 24 जहाज आज भी खड़े। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी। आस्था जी, देखिए, हमारे मित्र उन्होंने बहुत सही बात कही है कि हमारा भंडारण क्षमता जो गैस के मामले में कम है, क्योंकि पेट्रोल को खाली आपको स्टोर करने के लिए कंटेनर चाहिए जिसमें पेट्रोल रख सकते हैं, लेकिन गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा गैस को के भंडार जो है मेंटेन नहीं किए जा सकते हैं। ये एक आर्थिक एक समस्या है कि अगर हमने बहुत ज्यादा किया तो उसकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी जितने कि लोग खरीदने को तैयार नहीं होंगे। पहला तो ये बात है। और दूसरी चीज ये है कि अगर जब 71 की लड़ाई जीती थी तो भारत के साथ साथ इंदिरा जी को भी उतना ही उसका श्रेय दिया गया था कि इंदिरा जी ने लड़ाई जीती है। पूरा उनको भारत रत्न दिया गया था क्योंकि इंदिरा जी ने लड़ाई का फैसला लिया था और इंदिरा जी और भारत जो जीता था, जिसका नेतृत्व इंदिरा जी कर रही थी। अगर कोई चीज गड़बड़ हो रही है, अगर भंडारण की कमी हो रही है, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर गल्फ का जो मेन कंटेस्टेंट है इराक, वो अगर ईरान कह रहा है कि नहीं साहब मोदी हमारे मित्र हैं, भारत हमारा मित्र देश है, तो उसके लिए मोदी का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहां समस्या है सोच की कि जहां विपक्ष को खाली उनको ये खामियां देखनी है कि मोदी जी ने कौन कौन सी गलती करी है और जो अच्छा हुआ वो भारत ने किया है। तो जो भी कुछ उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी तो उसका तो कोई श्रेय मुलायम सिंह जी को नहीं मिलना चाहिए, अखिलेश जी को नहीं मिलना चाहिए, वो तो उत्तर प्रदेश की बात है। यहां पे 3 लक्ष्य थे भारत सरकार के पास। एक, हमें अपने जो इंडियन डायस्पोरा या जो हमारे लोग वहां रहते हैं उनकी सुरक्षा। दूसरी लक्ष्य हमारा था कि वहां पे जो वहां से जो गैस का और पेट्रोल का आयात किया जा रहा है उसकी हम किसी न किसी तरह या तो वहां से करें और या हम उसकी भरपाई किसी और राज्यों से या और देशों से करें, जिसके लिए बात चल रही है। भारत में किसी चीज की कमी नहीं, सरकार ने कहा था जहां 55 लाख गैस के सिलेंडर भरवाए जा रहे थे रोज, वहां 80-85 लाख भरवाए जा रहे हैं। और ये जिसकी वजह है वो है कि क्योंकि माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि मैंने 2 इसके मिट्टी के चूल्हे खरीदे हैं क्योंकि उनके यहाँ खाना बनाने की कमी थी। 10 सेकंड जो देश तो ये जानना चाहता है कि वो बैलगाड़ी किस दिन खरीद रहे, क्योंकि पेट्रोल की भी कमी है। ये भारत का जितने गल्फ राज्य हैं उन सबसे बातचीत चल रही है। हम लोगों ने अर्जेंटीना से, वेनेजुएला से, रशिया से और ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने गैस का अलग अलग देशों से अपनी एनर्जी खपत को जो है वो भारत पूरी कर रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी शरद त्रिवेदी जी। अंशु अवस्थी जी हमारे बीच में। अंशु जी, आप तो कई पूर्व डिप्लोमेट्स भी इस बात को कह रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो अश्विनी कुमार हो, आनंद शर्मा हो, कि भाई ये जो सरकार की कूटनीति है या सरकार की ये जो विदेश नीति है ये अच्छा मैनेज कर रही है।
मल्टी अलाइनमेंट रणनीति आज के दौर की सबसे सफल विदेश नीति बन गई है। क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत नहीं है? आस्था जी, देखिए, किसी भी सरकार की नीति का उस देश के लोगों पर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और हम तो इतना ही कहेंगे कि जो मोदी सरकार की नीति है, आप नीति क्या है ये तो आप समझ ही सकते हैं, शायद ही कोई समझ पाए कि उनकी क्या नीति है। लेकिन इतना जरूर है कि जो एक मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए, जो मानवता होनी चाहिए, वो इस सरकार में अच्छी खासी कम दिखती है और अदूरदर्शिता सबसे आगे दिखती है। यानी जो एक विजनरी लीडरशिप होनी चाहिए, उसका उदाहरण ये साफ और स्पष्ट है। कांग्रेस सरकार के समय में इस देश में 3 ऑयल के हमारे रिजर्व क्षेत्र बनाए गए थे, रिजर्व सेंटर, जहां पर तेल रखा जा सके और जरूरत पे पूरा हो सके। वो आंध्र प्रदेश में और दूसरे साउथ के राज्यों में है। पिछले 1.5 साल से या कहिए 2 साल से अमेरिका, इजराइल का ईरान से युद्ध लगभग प्रस्तावित था और कुछ ना कुछ हो ही रहा था। इस सरकार ने कोई भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की। ये बिल्कुल सही है कि आप जो गैस है उसे बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जो ओएनजीसी था हमारा, जो हमारी नवरत्न कंपनी है सरकार की, उसको भी मोदी सरकार ने बेच खाया, क्योंकि ओएनजीसी लगातार प्रॉफिट में रहती थी। उन्होंने जो एक घाटे की गुजरात पेट्रोलियम लिमिटेड करके कंपनी थी, जैसे ही मोदी सरकार बनी, उन्होंने जबरदस्ती उसका जो विलय था उसका ऑक्शन ओएनजीसी से कराया। परिणाम ये हुआ कि जो 18,000 करोड़ के प्रॉफिट की ओएनजीसी थी, जिसका काम ही यही था कि देश में जो संसाधन है ऑयल के, नेचुरल गैसेस के, उनको खोजे, हम अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाएं। और ये ओएनजीसी और तत्कालीन कांग्रेस सरकारों का ही दूरदर्शी परिणाम था कि हम अपना जो हमको कंज्यूम करने को जितने हमको जरूरत है उसका हम 27% खुद अपना तेल पा रहे थे, निकाल ले रहे थे। लेकिन ओएनजीसी को जैसे ही मोदी सरकार ने बर्बाद किया, परिणाम वो जो प्रतिशत था वो घटकर 13% हो गया। तो जो विदेशी हमारी निर्भरता है वो बढ़ गई। तो सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए। अब जब एक गांव में कहावत है कि अब जब बिल्कुल दरवाजे पर बारात आ गई है तो इंतजाम कर रहे हैं। ये युद्ध से पहले भी अगर करते, ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं उसका जवाब शरद त्रिवेदी जी से हम लेंगे। लेकिन पैनल पर हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे बीच में, उन दोनों की भी बात सुन लेते हैं। अंशु जी, फिर लौटूंगी, आपको फिर मौका मिलेगा बोलने का। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या भारत मौजूदा वक्त में अपनी सभी आर्थिक लाभों को या सभी आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने में या घरेलू जरूरतों को सुनिश्चित करने में कामयाब रहा है? टोटली एंड एब्सोल्युटली, इसको मैं कहता हूं कि पूरी तरीके से। क्योंकि देखिए, ये जो वैश्विक संकट है, उसमें जो संकट अन्य राष्ट्र झेल रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये तमाम बातें कह रहे थे। अभी पाकिस्तान में आप देखिए कितनी प्राइसेस वहां बढ़ी हुई हैं, 40%, 50% तक का जो ऑयल का और गैस का वहां पे दाम बढ़ाया गया है। और उसी तरीके से अनेक अन्य राष्ट्रों में ये जो ऊर्जा की जो प्राइसेस है वो बहुत ऊंचाई पे है। महंगा तेल मोदी सरकार ने बेचा है। ना बोले, नहीं 48 लाख। अंशु जी, देखिए, संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप बोल रहे थे तो कोई पैनलिस्ट नहीं बोला। सबकी बात अनइंटरप्टेड एक बार आने दीजिए, उसके बाद काउंटर करने का समय मिल जाएगा। मैं ऑडियो ऑफ नहीं कर रहा हूं। संजीव जी बोलिए। सरकार ने 90 रुपए। ठीक है संजीव, सॉरी अंशु जी, वेट कीजिए, आप वेट कीजिए अंशु जी, फिर बोलने का मौका मिलेगा। पीसीआर संजीव श्रीवास्तव जी, बोलिए संजीव जी। देखिए, ये जो भारत की सरकार, मेरा ऐसा मानना है आस्था जी, कि बहुत ही संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सारी स्थितियों का सामना किया जा रहा है। और भारत में जो ऑयल का और गैस की जो क्राइसिस है, उसका भारत की सरकार प्रोएक्टिव तरीके से मेजर्स लेते हुए जो अपने एनर्जी के इंपोर्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में तेज गति से काम कर रही है। और भारत आज मिडिल ईस्ट रीजन से ही ऑयल और गैस को नहीं इंपोर्ट कर रहा है, बल्कि अन्य राष्ट्रों से भी, विश्व के 41 राष्ट्रों के साथ हमारी अभी बातचीत चल रही है। और चाहे एलपीजी हो, चाहे वो एलएनजी हो, चाहे वो ऑयल हो, हर एक जो हम ये जो कमोडिटी है उसका जो पूरी तरीके से जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको करने की तरफ हम तेज गति से बढ़ रहे हैं। उसमें थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, लेकिन आज भी आप देखिए तो सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि ऑयल के और गैस के दामों में अभी भी स्थिरता है।
ये जो पैनिक बाइंग करने वाले मतलब जो लोग कमर्शियल हैं, बड़ा वो है, जरूर रेजिडेंशियल मिलने की अवधि बड़ी है, लेकिन अभी पैसा नहीं उतना राइज हुआ। जी कमर्शियल बढ़ाया है और इवन की रेजिडेंशियल में भी कुछ बढ़ोतरी अवश्य हुई थी। हाँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऑयल और गैस के जो दाम है वो बहुत ही बिल्कुल संतुलित रखे गए हैं, स्थिर रखे गए हैं। उसमें कोई आपने नहीं देखा कि कोई इस तरीके का डिस्ट्रप्शन आ जाए कि 40% बढ़ जाए, 50% बढ़ जाए। तो ये सरकार की सफलता है। और देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देश के ये साथ खड़े संकट रहने है का वक्त है। और इस संकट के समय में चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को एक सुर में बात करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे भारत की समस्या है। हर एक जगह पे मैं ये नहीं कहता कि समस्या नहीं है, मैं कहता हूँ कि संकट है। हर एक व्यक्ति इससे युद्ध चल रहा है और जाहिर है कि युद्ध की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाधित है, ऑयल और गैस की सप्लाई हो नहीं पा रही है। तो ऐसे में ये जो समस्या है गंभीर है और ऐसे में राजनीति करने का ये विषय नहीं है, राजनीतिक स्कोर पॉइंट करने का ये समय नहीं है। मैं ये अवश्य अर्ज करना चाहता हूँ और इसको सकारात्मक तरीके से एक चैलेंज के तौर पर ले और सभी इसको मिल करके इसका मुकाबला करें, इस बात की नितांत आवश्यकता है। ठीक है, हमारे साथ एसएस पठानिया जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड कर्नल भी रह चुके हैं। पठानिया जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये युद्ध जो है वो उस मुहाने पे आ खड़ा हुआ है कि किसी को समझ नहीं आ रहा ये किस पॉइंट पर खत्म होगा और अभी तक क्या नतीजा निकला। एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट है, आए दिन नए नए बयान देते हैं, ईरान उनको खारिज कर देता है, कभी बातचीत की पेशकश को लेकर बयान, कभी हमले करने या हमले रोकने, कभी सीज फायर का बयान, लेकिन ईरान उसको खारिज कर देता है। कुल मिलाकर अभी किसी को नहीं पता है कितना लंबा चलेगा, लेकिन अगर ये और लंबा खिंचता है तो वैश्विक रूप से बहुत से ऐसे संकट होंगे जिसका सामना सबको करना होगा और हम भी उससे अछूते नहीं हैं। फिलहाल आप इस युद्ध की स्थिति क्या देख पा रहे हैं, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं कि जिस मोड़ पर यह युद्ध है, क्या जल्दी यह खत्म होता प्रतीत होता है? सर जी, मैं 1 मिनट लूंगा आपके प्रश्न से थोड़ा सा अलग होके। जी देखिए, भारत जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब मैं बोलता हूं कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें आप ये देख लीजिए कि इकोनॉमी में हम चौथे नंबर पे हैं, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी टॉप में आती हैं, हमारी मार्केट जो है सबसे बड़ी है। और भारत जैसे शक्तिशाली देश को जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड की इन्फ्लुएंस करने के लायक होना चाहिए, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। जब हम न्यूट्रल स्टांस ले लेते हैं, देखिए पहले जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय नॉन अलाइनमेंट ग्रुप बने हुए थे, 140 कंट्री थी हमारे साथ, बट इक्वेशन अभी बदल रही है। अभी आपको चाहिए कि आपके पास दोस्त हों, ये नहीं कि आप न्यूट्रलिटी के नाम पे, बाकी देखिए परसेप्शन ओरिएंटेड गेम है। कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स हैं उनका अपना परसेप्शन है और बड़ी पुरानी कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। अभी मैं आपके मेन सवाल पे आता हूं। ईरान जो वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, देखिए शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत ये हुई कि ईरान को सैंक्शन लगानी शुरू की थी यूएसए ने 79 ऑनवर्ड्स, जब इस्लामिक रेजिम वहां पे आ गया, सारे प्रेसिडेंट ने सैंक्शन लगाई। ईरान उसके बावजूद अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जारी रखे हुआ था और उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो लेवल है वो 60% पहुंच चुका था। 90 के ऊपर आपके पास बॉम्ब आ गया। मान लीजिए ईरान ने क्या किया, जब इस्लामिक कंट्री घोषित कर दी तो उन्होंने प्रॉक्सीज क्रिएट करनी शुरू कर दी। हमास आपने देख लिया है, हजीबुल्लाह दूसरी साइड देखिए उस यमन में होती है, और उसके बाद वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू कर रहा था। और उसका टारगेट कौन था? इजराइल। अभी मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो डिसीजन नहीं लेते, सैंक्शन के साथ लगे रहते हैं, कल को मान लीजिए परमाणु बम की जो कैपेसिटी है वो ईरान के पास आ जाती। इजराइल एज इट इज एटॉमिक पावर, तो वहां पे अगर ये इजराइल के ऊपर परमाणु अटैक होता तो उन्होंने रिटेलिएट करना था जी। और उस समय की आप जो भयावह स्थिति पैदा हो सकती थी उसको इमेजिन कीजिए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पॉलिसी जो है बड़ी देर से ये चल रहा है, लोगों ने इसको मंजूर भी किया है। तो यूएसए का जो मकसद था कि एक तो इनकी प्रॉक्सीज को खत्म किया जाए, दूसरा इनकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी का जो बिल्डअप कर रहे हैं और साथ साथ ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं वो यूएसए उसके जद में आ सकता था। और इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना और रशिया उनकी मदद कर रहे हैं। अभी भी इनका जो स्टॉक पाइल इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स ये कहीं ना कहीं से रिप्लेनिश हो रहा है।
और इसमें चाइना और रशिया, द मेयर फैक्ट की उनकी जो शिप्स हैं उनको उन्होंने अलाउ कर रखा है। तो इट डजंट नीड एनी ग्रेट गैस कि वो उनको पेनिट्रेट हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है। यूक्रेन का हाल देखिए, 4 साल से लड़ाई चल रही है, क्या हालत में पहुंच गया वो। और ईरान को ये पता है कि ही कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट द माइट ऑफ यूएसए एंड इजराइल, दे आर वेरी पावरफुल नेशंस। अभी ईरान के अंदर कितना डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ब्लॉक से पूरी दुनिया जो है बुरी तरह प्रभावित हो रही है, उसमें हमारी कंट्री भी है। ईरान इज वर्चुअली होल्डिंग वर्ल्ड एट रैंसम by blocking the Hormuz Strait and attacking the Gulf countries। अभी कल को उनकी रिफाइनरीज या गैस की जितनी रिफाइनरी है, अगर उसको ये ईरान डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है, तो इमेजिन हाउ मच विल बी गोइंग बैक। पूरी दुनिया इससे मुताफिक है, एंड दैट इज द रीजन कि ब्रिटेन की लीडरशिप के अंदर अराउंड 60 कंट्रीज दे हैव एक्सप्रेस देयर सर क्या लगता है 2 से 3 हफ्तों में क्या युद्ध खत्म होगा या सीज फायर होगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए लंबी खिंचेगी, मैं आपको बताता हूँ। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है। बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब है कि अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन प्लान करता है खार्ग आइलैंड के अंदर, या वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है कोस्टल एरिया फॉर्मो स्टेट, वो बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है। यूएसए के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उनके जो जर्नल्स हैं उनको सैक किया जा रहा है, कुछ को रिजाइन देना पड़ रहा है। तो इतनी जल्दी ये हल होने वाला नहीं है। और ईरान की आप शर्तें देखिए, कल ईरान के एक उन्होंने ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया था, एंड ईरान हैज इशूड अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस गल्फ कंट्रीज वेयर इज गोइंग टू हिट देम। तो ये अभी वो वॉर जो है ये रुकने वाला नहीं है, और सोल्यूशन साइट में नजर नहीं आता है अनलेस देयर इज ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। शरद त्रिवेदी जी, आप थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के भी कुछ सवाल, समाजवादी पार्टी के भी कुछ सवाल। कांग्रेस तो सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि भाई देश का बैकअप ही खत्म हो गया ओएनजीसी के विलय के बाद। देखिए इनकी समस्या जो ये उद्योगपतियों की बात करते हैं, इनकी समस्या विदेशी उद्योगपतियों की नहीं, इनकी समस्या भारतीय उद्योगपतियों को का व्यापार बंद होना चाहिए। 73 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय यौम किपुर लड़ाई हुई थी इजराइल और 5 अरब देशों के बीच में। तो उस समय कांग्रेस ने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि गाड़ियों पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, कि देश जो पेट्रोल की मार झेल रहा था, एकदम से 30% पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो उन्होंने गाड़ियां बनाने की कंपनियों पे लगा दी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे कि गाड़ी के बिकना बंद हो गई। तो ये तो इनकी दूरदर्शिता है। यहां हम सबसे बड़े संकट से झेल रहे हैं पूरे विश्व को में, जहां पे कि फिलीपींस जो इंपोर्ट सारा तेल करता है, वहां लोग लकड़ियां खरीदने जा रहे हैं और लकड़ियां बटोर रहे हैं। जो और अमेरिका जो देश एक बूंद भी तेल आयात नहीं करता है, वहां पे $1 पर गैलन रेट तेल का रेट बढ़ गया है। मतलब आप, और पाकिस्तान जो इनके मित्र राष्ट्र हैं जहां से ये लोग अपना वोटर आयात करते हैं, उन देशों में $550 लीटर पेट्रोल हो गया है। भारत में एक सरकार ने कह दिया है कि $120 पर बैरल अगर रेट होगा तब तक भारत सरकार जो है पेट्रोल पंप पे रेट नहीं बढ़ने देगी। हम लोगों ने कहा है, आप देखें पाइप गैस, जो हमारे सारे जो मित्र हैं आपके पैनल में, हम लोगों क्या पाइप गैस आती है, कोई समस्या नहीं है। ये समस्या गैस के सिलेंडर है, क्योंकि ना पाइप गैस में आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ना आप ज्यादा खाना खाना शुरू कर देंगे, तो वहां कोई कमी नहीं है। जो गैस के सिलेंडर है वहां पे जो कालाबाजारी हो रही है, जहां वहां सिलेंडर की चोरी हो रही है, उनके ऊपर एस्मा लगाया गया है, उनके ऊपर रेट डाली जा रही है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और हमारे 9 जहाज आ चुके हैं एलपीजी के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो गई है। सरकार ने कह दिया है कि ये टेम्परेरी समस्या है। जैसे ही हमारे बाकी देशों से जो शिप है, क्योंकि जो अर्जेंटीना से और रशिया से जो जहाज आते हैं उनको 45 दिन लगता है, जो गल्फ से आते हैं उनको 8 से 10 दिन लगता है। तो जैसे ही हमारी सप्लाई नॉर्मल हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो समस्या है, क्योंकि जब तक वो सप्लाई नहीं आती तब तक जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है तो उनसे हमें काम चलाना है, और उसमें भी कोई कमी नहीं, किसी तरह की कमी नहीं है। आप देखें कि अभी 8-10 साल पहले आपको याद होगा कि नमक का बताया गया था कि साहब नमक की कमी हो रही है, तो लोगों ने 10-10 किलो नमक खरीदना शुरू कर दिया, जो मुझे नहीं लग रहा है हमें से कोई भी 10 किलो नमक पूरा परिवार साल भर में खाता होगा। अगर कहते हैं कि साहब पेंसिलें कम होगी तो लोग पेंसिल खरीदना शुरू कर दें, पेंसिल की कमी आ जाएगी। अब यहाँ बड़ा चैलेंज है कि कालाबाजारी को रोकना, जमाखोरी को रोकना, जितनी सप्लाई पीछे से आ रही है, रुक रुक कर भी आ रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट ही है, इन्होंने अपनी तमाम कमियां छुपा ली।
और ये कौन कह रहा है कि भारत के साथ कौन नहीं खड़ा है? अगर हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार अपने कार्य में सुधार लावे, तो उससे ज्यादा बेहतर हम देश चला सकेंगे। यही तो लोकतंत्र है। सरकार के हर बातों में हाँ मिलाना देश हित नहीं होता है, पहले तो यही समझ लेना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि आप 41 देशों से ले रहे हो। जब आप खाड़ी के देशों से लेते थे तो आप, और विशेष करके ईरान से लेते थे, तो आपको 60 दिन का तो मौका मिलता था, आपको पेमेंट भी नहीं देना होता था। आप सबसे सस्ता तेल ईरान से ले रहे थे, लेकिन अमेरिका के कहने पे आपने कम कर दिया, खत्म कर दिया। 2019 में फिर थोड़ा सा शुरू किया, फिर 25 में खत्म कर दिया। तो मैं तो इस बात को हैरान हूं कि बीमा भी नहीं देना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं देना पड़ता था, और यही रशिया से भी था। माय डियर फ्रेंड के चक्कर में फंस करके, वो मोदी साहब नेतानियों के चक्कर में फंस करके, ये कैसा दोस्त है इनका कि 2 दिन पहले ये गए थे और इनको नहीं पता था कि फादर ऑफ नेशन घोषित कर रहे थे। आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। अंशु अवस्थी जी, और उसके बाद जवाब देंगे शरद जी। अंशु जी, देखिए आस्था जी, ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे बताइए, कमर्शियल गैस सिलेंडर क्या अपने घर में लोग खाना बनाने के लिए खरीदते हैं? कमर्शियल गैस सिलेंडर पे आपने 200 रुपए के लगभग बढ़ा दिए, उसका असर किस पर पड़ेगा? देखिए, झूठ बोलना चैनलों पर बंद करिए। घर का खाना तो बन जाएगा, लेकिन बाहर की महंगाई, जो एक दूर का लेबर जाता है, श्रमिक जाता है, जो माइग्रेट होकर लोग नौकरी करने जाते हैं, वो कैसे कैरी करेंगे? और हवाई जहाज का किराया आपने उसका जो तेल है, कितना महंगा कर दिया आपने उस तेल को। तो देखिए, आप जो स्पीड फ्यूल है, चैनलों पर झूठ बोलना बंद करिए, सच्चाई जानते हैं। और 48 लाख करोड़ कमाए। लास्ट कमेंट शरद जी। 48 लाख करोड़ कमाए, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप तेल महंगा नहीं कर रहे हैं। शरद जी, लास्ट कमेंट। सरकार ने 48। देखिए आस्था जी, ईरान जो है वो यूएन सैंक्शंस पे है, हम अमेरिका के ऑर्डर पे नहीं कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार थी, क्लिंटन जी ने कहा था, हिलरी क्लिंटन ने, कि आप अगर नहीं बंद करेंगे ईरान से पेट्रोल खरीदना, 15% कम नहीं करते, तो हम आपके बैंकिंग सिस्टम को तहस नहस कर देंगे। तो कांग्रेस ने कहा, जी हुजूर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सराहनीय है, तुरंत बंद कर देते हैं। लगातार तेज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या हो पूर्व राजनयिक, सभी इस बात को कह रहे हैं कि एक देश है जो न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखे, बल्कि तीनों ताकतों के साथ रिश्ते भी मजबूती से बनाए हैं, और वो है भारत। आप सभी का धन्यवाद इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि विरोधी भी मोदी की इस रणनीति के समर्थन में दिख रहे हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।